सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशंस बहुत अच्छे से चल रही होंगी। तो आज हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं अपने BCOC 132 बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, जो कि हमारे BCom फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे इसके ब्लॉक 1 के यूनिट 1 को। तो जैसा कि आप सबको पता है कि अब तक हमने यूनिट 1 के पार्ट 1 में कुछ टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए थे, ठीक है। तो सो मेक श्योर कि पहले आप पार्ट 1 देखेंगे ताकि आपको ये जो पीछे के टॉपिक्स जितने हमने पार्ट 1 में कंप्लीट किए हैं वो आपको अच्छे से समझ आएंगे, ठीक है। तब आप पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक से, जो कि है बिजनेस। तो देखो, जैसा कि हमने अपने प्रीवियस पार्ट में देखा था कि बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, ठीक है। हमने उसके बारे में डिटेल में समझा था। तो इसमें हमें शुरू करना इसेंशियल फीचर्स ऑफ बिजनेस से, ठीक है। बिजनेस के फीचर्स क्या क्या होते हैं। तो बिजनेस देखो, मेनली बिजनेस क्या होता है, अर्निंग मतलब प्रॉफिट के मोटिव से हम गुड्स और सर्विसेज का जो एक्सचेंज कर रहे हैं, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं कस्टमर्स को, तो वो हमारा बिजनेस होता है, ठीक है। तो उसका पहला फीचर है डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज। बिजनेस डील्स विद गुड्स एंड सर्विसेज। द गुड्स में बी कंज्यूमर गुड्स सच एज स्वीट्स। अब देखो, बिजनेस क्या करता है, डील करता है गुड्स और सर्विसेज में। और गुड्स जो हो सकते हैं वो कंज्यूमर गुड्स भी हो सकते हैं और प्रोड्यूसर्स गुड्स भी हो सकते हैं। कंज्यूमर गुड्स जैसे कि स्वीट, ब्रेड, क्लोथ्स, जो डायरेक्टली कंज्यूमर्स कंज्यूम कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। कस्टमर्स यूज़ कर रहे हैं जो डायरेक्टली। और प्रोड्यूसर्स गुड्स वो गुड्स होते हैं जैसे कि मशीनरी, ठीक है, इक्विपमेंट्स, जो कि हमारे फर्दर प्रोसेसिंग में मशीन्स, मतलब जैसे फैक्ट्रीज में यूज़ किए जा रहे हैं ताकि वो फिनिश गुड्स के प्रोडक्शन में हेल्पफुल हो, ठीक है। तो वो प्रोड्यूसर्स गुड्स होते हैं जो प्रोड्यूसर्स के काम आए, ठीक है। वो गुड्स प्रोड्यूसर्स गुड्स जो कंज्यूमर्स के काम आए, मतलब वो कंजम्पशन कर रहे हैं उन गुड्स का, तो वो कंज्यूमर गुड्स, ठीक है। बिजनेस ऑल्सो डील विद सर्विसेज सच एज ट्रांसपोर्ट, ठीक है। बिजनेस जो होती है वो हमारे सर्विसेज में भी डील करती है, जैसे ट्रांसपोर्ट हो गया, वेयर हाउस, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये सब चीज़ें विच आर इनटेंजिबल एंड इनविजिबल। अब देखो, सर्विसेज जो होती हैं वो इनटेंजिबल होती हैं, मतलब हम सर्विसेज को छू थोड़ी सकते हैं, और इनविजिबल होती हैं, दिखती भी नहीं है, ठीक है। तो वही चीज़ है। तो सेकंड पॉइंट है, सेकंड फीचर है हमारा बिजनेस का प्रोडक्शन और एक्सचेंज। यू कैन कॉल एन इकोनॉमिक एक्टिविटी अ बिजनेस ओनली व्हेन देयर इज अ प्रोडक्शन और ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर वैल्यू। अब देखो, कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम बिजनेस तभी कहेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी वही जिससे पैसा कमा रहे हैं, उसको बिजनेस हम तभी कहेंगे जब उस काम में प्रोडक्शन हो रहा हो या ट्रांसफर हो रहा हो या गुड्स एक्सचेंज हो रहे हो किसी वैल्यू के लिए, तो वो हम उसको बिजनेस कहेंगे। इफ गुड्स आर प्रोड्यूस फॉर सेल्फ कंजम्पशन और प्रेजेंटेशन एज गिफ्ट, सच एक्टिविटी शैल नॉट बी ट्रीटेड एज बिजनेस। देखो, सिंपल सी बात यहाँ देखो इलाबरेट करके बता दिया गया है कि अगर जैसे कोई भी गुड्स और सर्विसेज जो प्रोड्यूस किए जाते हैं सेल्फ कंजम्पशन, या फिर कोई गिफ्ट देने के लिए कोई गुड्स और सर्विसेज बना रहा है, तो वो चीज़ हमारा बिजनेस की तरह हम ट्रीट नहीं करेंगे, ठीक है। वो एक्टिविटी हमारा बिजनेस में नहीं काउंट होगा। इन अ बिजनेस एक्टिविटी देयर मस्ट बी टू पार्टीज, बायर और सेलर। बिजनेस के एक्टिविटी में बायर सेलर ये दो पार्टीज का होना जरूरी है, ठीक है। सच एक्टिविटीज शुड बी कंसर्न विद ट्रांसफर ऑफ गुड्स और एक्सचेंज ऑफ गुड्स बिटवीन बायर एंड सेलर। और उन एक्टिविटीज़, मतलब ऐसी एक्टिविटीज़ जो बायर सेलर के बीच में हो रही हैं, जिसमें गुड्स और सर्विसेज जो हो रहे हैं वो एक्सचेंज हो रहे हैं फॉर अ वैल्यू, कह लो, मतलब किसी कीमत पर गुड्स और सर्विसेज जो हैं वो दी जा रही हैं, ट्रांसफर हो रही हैं, एक्सचेंज हो रही हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा बिजनेस, ठीक है। तो इसमें प्रोडक्शन और एक्सचेंज होता है। पहला पॉइंट हमने पढ़ा था डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज, दूसरा है प्रोडक्शन और एक्सचेंज, थर्ड फीचर है कंटिन्यूटी एंड रेगुलरिटी इन डीलिंग्स। अब देखो, कोई भी सिंगल ट्रांजैक्शन जो है उसे हम बिजनेस नहीं ट्रीट करते हैं। जैसे कि एक भी एन एक्टिविटी ट्रीटेड एज बिजनेस ओनली व्हेन इट इज अंडरटेकन कंटिन्यूअली और एटलीस्ट रिकरेंटली। मतलब कि कोई भी एक्टिविटी को हम बिजनेस तभी मानेंगे जब वो कंटिन्यूअली हो रहा है, मतलब जैसे वो बार बार चीज़ें हो रही हैं, या फिर रेकरेंटली हो रहा है, मतलब वही चीज़ है कि कोई चीज़ बार बार हो रही है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, कोई अगर बंदा है, उसने अपना घर जो था, रेजिडेंशियल हाउस जो था, उसको बेच दिया, तो उसको हम बिजनेस नहीं मानेंगे, ठीक है। इफ ही रिपीटेडली बाइज हाउस एंड सेल टू अदर्स, अगर वो लगातार, मतलब जैसे उसका काम ही है कि वो नए नए घर खरीदता है, बेचता है, तो उस एक्टिविटीज को हम बिजनेस के अंडर कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो वही चीज़ है। अगर देखें कि ट्रांजेक्शन जो है वो लगातार भी नहीं हो सकते, जैसे बट हाउ द फ्रिक्वेंटली ट्रांजेक्शन शुड अकर डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ एक्टिविटी। मतलब आपके अकाउंट में पैसा कितना फ्रिक्वेंटली आ रहा है, मतलब कितना रिपीटेडली आ रहा है, ये नेचर ऑफ एक्टिविटी पे डिपेंड करता है। जैसे कोई एक शिप बिल्डिंग कंपनी है, मतलब ऐसी कंपनी जो शिप बना रही है, तो उसको तो शिप बनाने में लंबा टाइम लगेगा, है ना, और शिप बन जाएगी, फिर बिकेगी, तब जाके हमारे पास पैसा आएगा। तो वही चीज़ है इस टाइम पे। और दूसरा एग्जाम्पल दिया कि एक वेजिटेबल सेलर है, तो वो क्या करता है, सुबह मार्केट मंडी से जाके सब्जियां उठाएगा और शाम तक सारे सब्जियों को बेच के खाली हो जाता है ना। तो इन दोनों एक्टिविटीज़ को हम बिजनेस की तरह ट्रीट करें, क्योंकि उनका काम है ये, वो
उनका काम ही ये है और वो हमेशा करते हैं ये चीज़, ठीक है, करेंटली और कंटिन्यूअली इसी चीज़ में वो कह लो लगे हुए हैं, ठीक है। उनका ये काम नहीं है कि शिप कंपनी है, भाई कंपनी है तो वो शिप ही बनाएगी ना, ऐसा नहीं है कि एक शिप बनाया बेचा बस बंद कर दिया, नहीं, ठीक है। वो एक शिप बनी, वो बिकी, दूसरा शिप बना, और ज़रूरी नहीं है ना कि अगर बड़ी शिप कंपनी है तो एट ए टाइम वो मल्टीपल शिप्स पे भी तो काम कर सकती है ना। तो यही है कि ये दोनों एक्टिविटीज़ हमारी बिजनेस की तरह ट्रीट किए जाएंगे। फोर्थ पॉइंट है हमारा प्रॉफिट मोटिव। अब देखो, अर्निंग प्रॉफिट इज द प्राइमरीली मोटिव ऑफ बिजनेस। प्रॉफिट अर्न करना हर बिजनेस का मेन मोटिव होता है। दिस इज नॉट अंडरमाइन द इंपॉर्टेंस ऑफ एलिमेंट ऑफ सर्विस इन बिजनेस एक्टिविटी। अब देखो, कोई भी बिजनेस जो है अब प्रॉफिट अर्निंग तो सबका मोटिव होता है, बट हमको इतना भी प्रॉफिट के लिए लोभी नहीं हो जाना कि हम सर्विस जो प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें कमी ला दें, उसकी क्वालिटी को खराब कर दें, ठीक है, बस खाली पैसा कमाने के लिए नहीं। इनफैक्ट बिजनेस विल फ्लरिश ओनली व्हेन इट इज अवेलेबल टू सर्व द कस्टमर टू देयर सेटिस्फैक्शन। मतलब बिजनेस तभी फ्लरिश करेगा, फलेगा फूलेगा जब हम अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर पाएं। कस्टमर सेटिस्फैक्शन जो होता है वो मेन मोटिव होना चाहिए एक बिजनेस फॉर्म का, ताकि वो इन फ्यूचर में इजीली सक्सेस अचीव कर पाए, ठीक है, ग्रो कर पाए, सर्वाइव कर पाए, एक्सपेंड कर पाए। तो वही चीज़ें, ठीक है। एलिमेंट ऑफ रिस्क हमारा फिफ्थ पॉइंट है, ठीक है। अब देखो, हर बिजनेस में रिस्क तो होता ही है क्योंकि उसमें लॉस होने के भी चांसेस होते हैं। द पॉसिबिलिटी ऑफ इनकरिंग लॉस इज टर्म्ड एज रिस्क। मतलब अब हमने पैसा लगाया बिजनेस में, ठीक है, हमारा 15-20 लाख रुपए लग गया और हमने कोई बिजनेस खोल लिया। अब ज़रूरी नहीं है ना कि हमने इस साल बिजनेस खोला तो इस साल हमें प्रॉफिट हो जाएगा, हम 15-20 लाख जो अपना हमारा इन्वेस्टमेंट था वो रिकवर कर लेंगे, नहीं, हमें लॉस भी हो सकता है। और यही लॉस होने का जो चांस है इसी को हम रिस्क कहते हैं। और एलिमेंट ऑफ रिस्क जो है वो एग्जिस्ट करता है ड्यू टू वैरायटी ऑफ फैक्टर्स जो कि हमारे बिजनेस के आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं, ठीक है। मतलब बिजनेस के आउटसाइड होते हैं और कंट्रोल बिजनेस के कंट्रोल से बाहर होते हैं, ठीक है। हम उन चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे मार्केट में कंज्यूमर्स का क्या टेस्ट और प्रेफरेंस है, गवर्नमेंट कैसी पॉलिसीज लाने वाली है, कितना टैक्स इम्पोज करने वाली है, ठीक है। तो वही सब चीज़ें, ये सब ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि आउटसाइड द फर्म है और बिजनेस के कंट्रोल से बाहर है, ठीक है। तो हमारा रिस्क जो होता है वो दो तरीके का होता है। एक रिस्क वो होता है जो कि प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट, मतलब जिस रिस्क के बारे में हम लेके चलते हैं कि हाँ ऐसा रिस्क हो सकता है और उसका इंश्योरेंस लेके चलते हैं, ठीक है, उनको इंश्योर किया जा सकता है। जैसे आग लगने से, बाढ़ आ गया, चोरी हो गई, ठीक है। तो ये सब एक बिजनेसमैन बिजनेस स्टार्ट करने से पहले सोच के रखता है, ठीक है, कि अगर ऐसा ऐसा हुआ तो उसके लिए हमें इंश्योरेंस लेके रखना होता है, ठीक है। तो हम उन चीज़ों को कैलकुलेट करके रखते हैं एक मोटा मोटा अमाउंट, ठीक है, और वो चीज़ें इंश्योर्ड होती हैं। तो एक रिस्क का टाइप ये है। सेकंड रिस्क का टाइप ऐसा होता है जो कि हम कैलकुलेट नहीं कर सकते और जिनको हम इंश्योर्ड नहीं कर सकते, मतलब जिनका इंश्योरेंस कह लो, जो मतलब बहुत ही रेयरली होते हैं। जैसे टेक्नोलॉजी, चेंजिंग टेक्नोलॉजी, फॉल इन डिमांड, चेंजिंग फैशन। अब डिमांड ही घट गई तो अब इसमें किसी की क्या गलती है, किसी की कोई गलती नहीं है। डिमांड घट गई तो अब उसमें जो लॉस होगा वो हमें फेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी एक रिस्क है। चेंजिंग फैशन, फैशन कितना जल्दी चेंज हो रहा है, तो हमें इतना बल्क ऑर्डर भी नहीं अपना प्रोड्यूस कर लेना है कि फैशन चेंज हुआ तो जो हमारा क्लोथ्स था वो ओल्ड फैशन हो गया, राइट। शॉर्ट सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, मतलब रॉ मटेरियल जो नहीं मिल पाया हमें तो अब हमारे प्रोडक्शन में डिले हो रहा है तो हमें जो उस टाइम लॉस होगा। तो यही दो तरीके के लॉसेज होते हैं, ठीक है। दीज रिस्क कैन बी कंप्लीटली बोर्न बाय द एंटरप्राइज। और ये रिस्क पूरा कंप्लीटली कौन बोर्न करता है, एंटरप्राइज करेगा, बिजनेस ओनर करेगा, ठीक है। ये तो हमारे फीचर्स और एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस रहे। अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। देखो, किसी भी बिजनेस का मेन मोटिव अब तक हमने पढ़ा कि प्रॉफिट अर्निंग होता है, बट प्रॉफिट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सक्सेस बिजनेस में, बट प्रॉफिट को ही हम एक मात्र ऑब्जेक्टिव और कह लो एम लेके नहीं चल सकते हैं, ठीक है, लॉन्ग रन के लिए। हेनरी फोर्ड ने कहा है कि बिजनेस इज नॉट मेरली मनी चेजिंग बट इट शुड बी एम एट सर्विंग द कम्युनिटी। मतलब इनके अकॉर्डिंग जो बिजनेस है वो पैसों के पीछे भागने वाला नहीं होना चाहिए। मतलब प्रॉफिट अर्निंग हमारा एक मोटिव तो है, बट सिर्फ प्रॉफिट के लिए ही काम कर रहे हैं, ठीक है, सर्विस बेकार प्रोवाइड कर रहे हैं, कम्युनिटी को सर्व नहीं कर पा रहे ढंग से, अच्छी सर्विसेज नहीं दे पा रहे कस्टमर्स को, तो ये एक अच्छे बिजनेस होने का संकेत नहीं है। अब फिर उसके बाद दे रखा है, थस द सर्विंग कम्युनिटी इज रिगार्डेड एज अनदर इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। मतलब कम्युनिटी को सर्व करना ये हमारा सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस माना गया है, ठीक है। सम ऑथर्स रिगार्ड सर्विस टू कम्युनिटी एज अ मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस, स्टेट दैट इट प्रोवाइड्स द मेन जुरिडिक्शंस फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एज एन इंपॉर्टेंट ह्यूमन एक्टिविटी। मतलब कुछ ऑथर्स के अकॉर्डिंग सर्विस प्रोवाइड करना कम्युनिटी को ही मेन हमारा ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, जिसकी वजह से बिजनेस वो खुला था और ऑपरेट कर रहा है हमारे कह लो इस बिजनेस एनवायरनमेंट में, ठीक है। इस एनवायरनमेंट में वो ऑपरेट किसकी वजह से कर पा रहा है, लोगों की वजह से, सब लोग कॉपरेट कर रहे हैं तभी तो, ठीक है। तो वही चीज़ है, बिजनेस एम्स नॉट ओनली टू अर्न प्रॉफिट बट ऑल्सो टू सर्व सोसाइटी एंड एम्प्लॉयज़। तो यही चीज़ है। अब इस पूरे पैरा को अगर हम कंक्लूड करें तो हम कि बिजनेस का मेन मोटिव सिर्फ पैसा कमाना या फिर प्रॉफिट अर्निंग नहीं होना चाहिए, ठीक है, बट सोसाइटी को सर्व करना, उसके एम्प्लॉयज़ को अच्छे से रखना, ये बिजनेस का मोटिव होना चाहिए, ठीक है। तो अब चलते हैं आपने देखो, फिर बिजनेस का ऑब्जेक्टिव को 3 ब्रॉड हेडिंग्स में क्लासीफाई किया गया है, ठीक है। बिजनेस के ऑब्जेक्टिव 3 तरीके के होते हैं। जैसे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव मेनली जैसे कि मनी रिलेटेड ऑब्जेक्टिव जितने होते हैं, ठीक है, पैसे से रिलेटेड जितने ऑब्जेक्टिव हैं वो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में आते हैं। जैसे प्रॉफिट अर्न करना,
इंक्रीज कस्टमर्स एंड सेल्स, मतलब हम अपने कस्टमर्स और सेल्स को बढ़ा रहे हैं, तो ये सब इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में आता है। एक्सपेंड करना, बिजनेस को एक्सपेंड करेंगे, बिजनेस बढ़ेगा हमारा, उसमें प्रोडक्ट ज़्यादा होंगे, कस्टमर्स आएंगे, ठीक है, तो प्रोडक्ट जो है शॉर्टेज नहीं होगा, ठीक है, हम उनके डिमांड को सेटिस्फाई कर पाएंगे। इंप्रूव प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को इंप्रूव करना ताकि कस्टमर सेटिस्फाई हों और प्रॉफिट हम कमा पाएँ, ठीक है। मनी रिलेटेड जितने चीज़ें हैं हमारी वो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में आ जाती हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट है, सेकंड क्लासिफिकेशन है हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव वो होते हैं जो हम सोसाइटी के लिए करते हैं, देखो फॉर सोसाइटी दिया है ना। क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, अब जो भी हमारा बिजनेस है वो हम अकेले ऑपरेट नहीं कर सकते, हमें एम्प्लॉयमेंट देनी पड़ेगी लोगों को, ठीक है, तो हम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट कर रहे हैं। प्रोवाइड क्वालिटी प्रोडक्ट्स, हम अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करें कस्टमर्स को। सेल गुड्स एट फेयर प्राइस, मतलब रीजनेबल प्राइस हो, इतना ज़्यादा प्राइस ना चार्ज करें हम कि कोई उसे अफोर्ड ना कर पाए, है ना। गिव फेयर रिटर्न्स टू इन्वेस्टर्स, जो हमारे फॉर्म में इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं, मतलब हमारे शेयर्स को परचेज कर रखे हैं, तो उसे हमें रिटर्न फेयर देना है, मतलब एक कह लो जेन्युइन रिटर्न हमें उन्हें देना है। अवॉइड अनफेयर प्रैक्टिसेस एंड सपोर्ट नेशनल डेवलपमेंट, अनफेयर एक्टिविटीज़ को अवॉइड करना है, ठीक है, मतलब धांधली वांधली से बचना है कह लो, ठीक है। प्रोडक्ट एडल्ट्रेशन से बचना है और नेशनल डेवलपमेंट में हमें सपोर्ट करना है। तो ये एक कह लो सोशल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए फर्म का। अ कंपनी प्रोवाइड्स गुड क्वालिटी प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइस, ये एक एग्जाम्पल हो गया हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव का, कि कोई कंपनी अगर अच्छे प्रोडक्ट्स अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड कर रही है कस्टमर्स को और रीजनेबल प्राइस में, ऐसा भी नहीं कि हायर प्राइजेस चार्ज कर रही है, तो वो एक सोशल ऑब्जेक्टिव हो गया हमारे बिजनेस का, ठीक है। थर्ड ऑब्जेक्टिव हो गया हमारा ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। ह्यूमन ऑब्जेक्टिव मतलब फॉर एम्प्लॉयज़, मतलब एम्प्लॉयज़ के लिए वो बिजनेस कैसे काम कर रही है, जैसे इम्प्रूव एम्प्लॉयज़ वेल बींग, मतलब हमारे हर एम्प्लॉयज़ जो हैं वो ठीक हैं नहीं हैं, उनको कैसा वर्किंग कंडीशन मिल रहा है, वर्किंग एनवायरनमेंट मिल रहा है, ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, क्योंकि एक बिजनेस के ग्रोथ के लिए, एक बिजनेस के लिए सबसे की पर्सन, की मैन कह लो, उसका एम्प्लॉय ही है, उसी की वजह से एक बिजनेस फ्लरिश कर पा रहा है, रन कर पा रहा है, ठीक है। प्रोवाइड जॉब सेटिस्फैक्शन, मतलब हम जॉब सेटिस्फैक्शन दे पा रहे हैं अपने एम्प्लॉयज़ को या नहीं। हेल्प एम्प्लॉयज़ डेवलप स्किल्स एंड ग्रो, मतलब एम्प्लॉयज़ के डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट और ग्रोथ में भी एक बिजनेस को ही ध्यान देना चाहिए, ठीक है। अ कंपनी गिव्स ट्रेनिंग एंड प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज टू इट्स वर्कर, ये इसका एक एग्जांपल है, ठीक है, कि मतलब कंपनी जो है वो ट्रेनिंग और प्रमोशनल अपॉर्चुनिटीज अपने वर्कर्स को टाइमली देती रहे, जिससे हमारे एम्प्लॉयज़ के जो स्किल्स हैं वो टाइमली अपग्रेड होते रहे, ठीक है। तो ये हमारा ह्यूमन ऑब्जेक्टिव था। तो हमने देखा कि बिजनेस के जो ऑब्जेक्टिव है उनको 3 तरीके से क्लासीफाई किया जाता है। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, मतलब जिसमें पैसे रिलेटेड चीज़ें आती हैं, पैसों से रिलेटेड चीज़ें आती हैं, ऑब्जेक्टिव आते हैं, ठीक है। सोशल ऑब्जेक्टिव मतलब जो हम सोसाइटी के बेनिफिट के लिए जो चीज़ें कर रहे हैं, जैसे कि सही रेट पे, रीजनेबल प्राइस पे गुड्स देना, क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करना, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी हम जो दे रहे हैं, ठीक है, और यही सब चीज़ें हैं। फिर ह्यूमन ऑब्जेक्टिव में वो सारी चीज़ें आती हैं जो हम अपने एम्प्लॉयज़ के लिए करते हैं। तो एक बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को इन 3 बेसिस पे क्लासीफाई किया गया है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव और ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। तो चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक पे, जो कि है, हाँ, तो देखो अब हमें क्या पढ़ना है कि जैसे हमने बिजनेस पढ़ा कि बिजनेस क्या होता है, जिसमें एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है विद द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट या फिर विद द इंटेंशन ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। तो ये हमारा बिजनेस होता है, ठीक है। इट इज स्टेटेड दैट बिजनेस इज कंसर्न विद 2 एस्पेक्ट। तो बिजनेस में क्या आ रहा है, 2 एस्पेक्ट्स आ रहे हैं, मतलब 2 मेन चीज़ें आ रही है, एक प्रोडक्शन और एक एक्सचेंज। ऑन दिस बेसिस वी कैन क्लासीफाई बिजनेस एक्टिविटीज इंटू 2 कैटेगरी। और इसी बेसिस पे अगर हम देखें तो हमने बिजनेस को 2 कैटेगरीज में क्लासीफाई किया है। पहला है हमारा प्रोडक्शन, सेकेंड है एक्सचेंज। फर्स्ट कैटेगरी वी कैन ग्रुप ऑल द बिजनेस एक्टिविटीज रिलेटेड टू प्रोडक्शन। पहले ग्रुप में हम, पहले कैटेगरी में हम वो सारी एक्टिविटीज़ बिजनेस के रखेंगे जो कि प्रोडक्शन से रिलेटेड हों। सिमिलरली सेकंड कैटेगरी में हम वो सारी एक्टिविटीज़ रखेंगे बिजनेस की जो कि एक्सचेंज से रिलेटेड आए, जो कि डिस्ट्रीब्यूशन, गुड्स कस्टमर्स तक कैसे पहुंच रहे हैं, वो सब चीज़ें, वो सब एक्टिविटीज़ जितनी हैं वो हमारे सेकंड कैटेगरी में लाई करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट कैटेगरी को हम इंडस्ट्री कहते हैं, ठीक है, फर्स्ट कैटेगरी को हम कहते हैं इंडस्ट्री एंड सेकंड को कहते हैं कॉमर्स। अब वही चीज़ यहाँ दे रखा है, देखो बिजनेस इन्वॉल्व्स 2 मेन एक्टिविटीज़, इंडस्ट्री और कॉमर्स। इंडस्ट्री मतलब प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज, इंडस्ट्री हो गया, और कॉमर्स मतलब उन गुड्स एंड सर्विसेज को कस्टमर्स तक पहुँचाना, हमारा कॉमर्स हो गया। मतलब जैसे बाइंग, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग गुड्स एंड सर्विसेज, खरीदना, बेचना या फिर डिस्ट्रीब्यूट करना गुड्स सर्विसेज कस्टमर्स तक पहुँचाना, ठीक है, तो ये सब कॉमर्स में आ जाता है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मीन्स कंबाइनिंग रिसोर्सेज लाइक वर्कर्स, रॉ मटेरियल, मशीन्स, मनी, एनर्जी इन अ प्लान्ड वे टू अर्न प्रॉफिट। अब देखो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या होता है, बिजनेस का ऑर्गेनाइजेशन मतलब बिजनेस को ऑर्गेनाइज किया गया है, ठीक है, कैसे कि हम इन रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। कौन कौन से रिसोर्सेज को, वर्कर्स को, रॉ मटेरियल को, मशीन्स को, मनी को, एनर्जी को, इस तरीके से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ताकि हम उससे प्रॉफिट अर्न कर पाएँ। तो ये हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है, जो ये सब्जेक्ट है, ठीक है। मतलब बिजनेस में हम उन रिसोर्सेज को इस तरीके से रिसोर्स ऑर्गेनाइज करते हैं जिससे हम प्रॉफिट अर्न कर पाए। कौन से रिसोर्सेज, जैसे वर्कर्स, रॉ
मटेरियल, मशीन्स, मनी, एनर्जी, ठीक है। तो अब देख लेते हैं हम कि बिजनेस को देखो ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट के बेसिस पे फिर कुछ टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है। जैसे पहला टाइप है सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप वो होता है जिसमें ओन्ड एंड मैनेज बाय वन पर्सन। जब हम कोई भी बिजनेस ओन मतलब वो उसी बंदे ने शुरू किया और मैनेज भी वही कर रहा है, मतलब एक इंडिविजुअल, सिंगल इंडिविजुअल, ठीक है, तो वो होता है सोल प्रोप्राइटरशिप। जैसे लोकल ग्रोसरी शॉप देख लो तो, ठीक है, वहाँ जो बंदा होता है उसी ने स्टार्ट किया, उसी वो खुद मैनेज कर रहा है, हैंडल कर रहा है अपने बिजनेस को, तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप होता है, ठीक है। पार्टनरशिप ओन्ड एंड मैनेज बाय 2 और मोर पीपल, मतलब जैसे उसे ओन और मैनेज कौन कर रहे हैं, 2 या 2 से ज़्यादा लोग, ठीक है। जैसे अ सीए फर्म रन बाय पार्टनर्स, एक सीए फर्म जो होता है रन बाय पार्टनर्स, कई सीए मिलकर करते हैं, ठीक है। कंपनी ओन्ड बाय शेयर होल्डर्स एंड मैनेज बाय डायरेक्टर्स। कंपनी कौन सी होती हैं, जैसे कुछ लोग थे, ठीक है, जो कि बहुत ही स्किल्ड हैं और जिनका मैनेजमेंट स्किल बहुत अच्छा है, ठीक है। तो अब बट उनके पास फंडिंग नहीं है इतनी और वो कोई कंपनी खोलना चाहते हैं, तो अब वो क्या करेंगे, शेयर्स इशू कर देंगे अपनी कंपनी का। तो क्या होता है, ओन्ड बाय शेयर होल्डर्स, ऐसी कंपनी जो कि ओन कर रही है शेयर होल्डर्स, ठीक है, मतलब शेयर होल्डर्स से उसके पास पैसे आ रहे हैं और मैनेज वो खुद कर रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स है रिलायंस इंडस्ट्री, ठीक है। फोर्थ क्लासिफिकेशन टाइप है हमारा कोऑपरेटिव्स। कोऑपरेटिव्स क्या होते हैं, फॉर्म्स टू सर्व कॉमन इंटरेस्ट ऑफ द मेंबर्स, मतलब कॉमन इंटरेस्ट ऑफ द मेंबर्स के लिए काम करते हैं, जैसे अमूल वगैरह, ठीक है, इसका एग्जाम्पल हो गया। अब चलते हैं, अगला दे रखा है आपका चेक योर प्रोग्रेस, जिसमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए। जैसे फर्स्ट है डिस्टिंग्विश बिटवीन इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो आप इजीली बता लेंगे, हमने देख रखा है। बिजनेस क्या होता है, प्रोफेशन क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, ये भी मैंने आपको बता रखा है। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा क्लासीफाई द एक्टिविटीज इनटू बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट में हमें इन्हें इन एक्टिविटीज़ को क्लासीफाई करना है, ठीक है। तो अब ये देख लेते हैं। सेलिंग वेजिटेबल्स, अगर कोई सब्जी बेच रहा है, ठीक है, तो वो किस में आएगा, सब्जी बेच रहा है तो वो रेगुलर बेसिस पे बेच रहा होगा और वो रेगुलरिटी के साथ बेच रहा है, तो वो आएगा हमारा बिजनेस में। अ पर्सन वर्किंग इन अ मेडिकल शॉप एज सेल्समैन, कोई पर्सन मेडिकल शॉप में एज अ सेल्समैन काम कर रहा है, तो वो क्या है, वो एम्प्लॉयमेंट ही तो है, तो यहाँ मैं ई लिखूंगी, ठीक है। मैं हर इकोनॉमिक एक्टिविटी का फर्स्ट लेटर लिखूंगी, ठीक है, आपको समझ जाना है इस चीज़ से। ई फॉर एम्प्लॉयमेंट, बी फॉर बिजनेस, पी फॉर प्रोफेशन, ठीक है। फिर क्या है, अ डॉक्टर वर्किंग इन अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, तो ये हमने भी देखा था कि जैसे प्रोफेशनल्स होते हैं, ठीक है, जिन जो किसी फर्म या फिर ऑर्गेनाइजेशन के अंडर काम कर रहे होते हैं, तो वो हमारे एम्प्लॉयमेंट के अंडर आता है, ठीक है। तो अगर कोई डॉक्टर है वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है तो वो एम्प्लॉयमेंट आएगा। अगर वही डॉक्टर अपना खुद का क्लिनिक खोल ले तो वो बिजनेस में आएगा, ठीक है। और सीए स्टार्टेड प्राइवेट प्रैक्टिस, अगर कोई सीए है उसने अपना प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू किया है, ठीक है, तो ये एक प्रोफेशन का स्टार्ट किया उसने। हाँ, तो हमारा अगला टॉपिक है इंडस्ट्री, ठीक है। जो अभी हमने देखा कि बिजनेस को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, इंडस्ट्री और कॉमर्स। इंडस्ट्री में प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और कॉमर्स में बाइंग सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आता है, ठीक है। तो अब इंडस्ट्री को डिटेल में पढ़ेंगे, फिर कॉमर्स को डिटेल में पढ़ेंगे, फिर जाके एक एमएसएबी टॉपिक है हमारा, तब जाके ये टॉपिक हमारा ये यूनिट हमारा कंप्लीट होगा, ठीक है। तो अब देख लेते हैं इंडस्ट्री क्या होता है। इंडस्ट्री इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस दैट इन्वॉल्व्स प्रोड्यूसिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज एंड रॉ मटेरियल। अब देखो इंडस्ट्री, मैंने बेसिक भी आपको बताया था कि हम रॉ मटेरियल्स का यूज़ कर रहे हैं गुड्स और सर्विसेज का प्रोड्यूस करने में, ठीक है, तो वो इंडस्ट्री है। प्रोडक्शन हो रहा है, जहाँ जिस फेज में प्रोडक्शन हो रहा है उसे हम इंडस्ट्री कहते हैं, ठीक है। और ऐसे गुड्स बनाना है जो कि वांट्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं, कंज्यूमर के वांट्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ऐसे गुड्स को बनाना है, ठीक है। यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, मटेरियल रिसोर्सेज, ठीक है, और अवेलेबल मटेरियल रिसोर्सेज का यूज़ करके वांट सेटिस्फाइंग गुड्स एंड सर्विसेज बनाने हैं। इंडस्ट्री यूटिलाइजेज नेचुरल रिसोर्सेज एंड ट्रांसफर देम टू फाइनल कंजम्पशन फॉर फर्दर यूज। इंडस्ट्रीज क्या कर रही है, नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करके ऐसे गुड्स और सर्विसेज बना रही है जो कि फाइनल कंजम्पशन के लिए यूजफुल होते हैं। इट मीन्स दैट इंडस्ट्रीज एम्स एट इंश्योरिंग द सप्लाई ऑफ गुड। इंडस्ट्री क्या इंश्योर कर रहा है कि हमारा गुड्स का सप्लाई हो, है ना, मतलब गुड्स प्रोड्यूस हो जाएं, ठीक है, और वो सप्लाई के लिए तैयार हैं, ऐसा। इन द फॉर्म विच सूट्स द ऑब्जेक्ट नीड एंड कन्वीनियंस ऑफ द पर्सन एक्सपेक्टेड टू यूज़ देम। वही है, मतलब ऐसे कस्टमर्स को जैसा चाहिए, जैसा ऑब्जेक्टिव है, जैसा ज़रूरत है उनको, जैसा कन्वीनियंस है उनको, उसके हिसाब से वो गुड्स की अवेलेबिलिटी को इंश्योर करता है, ठीक है। ये कह लो कि वो सप्लाई के लिए रेडी है। फॉर एग्जाम्पल फार्म, फैक्ट्रीज, माइंस, ये सब अवेलेबल अ वाइड रेंज ऑफ गुड्स, ये लोग वाइड रेंज ऑफ गुड्स प्रोवाइड करते हैं। दीज गुड्स कैटर्स टू द नीड्स और कन्वीनियंस ऑफ द पीपल, और ये गुड्स जो होते हैं पीपल के नीड्स और कन्वीनियंस को कैटर करते हैं, ठीक है। यही चीज़ था हमारा इंडस्ट्री, जिसमें प्रोडक्शन करते हैं हम, रॉ मटेरियल्स का यूज़ करके वांट सेटिस्फाइंग गुड्स और सर्विसेज बनाते हैं, ठीक है। तो ये इंडस्ट्री था। अब देखो इंडस्ट्री को क्लासीफाई किया गया है फिर से कुछ बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इंडस्ट्री। नेचर ऑफ इंडस्ट्री के बेसिस पे देखें तो इंडस्ट्री हमारा एक्सट्रैक्टिव होता है, जेनेटिक होता है, मैन्युफैक्चरिंग होता है और कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री, ये 4 टाइप्स हैं इसमें, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ गुड्स प्रोड्यूस, कैसा गुड्स प्रोड्यूस किया है, तो उस बेसिस पे इंडस्ट्री कंज्यूमर गुड्स और प्रोड्यूसर गुड्स होती हैं। ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे देखें तो हैवी इंडस्ट्री और लाइट इंडस्ट्रीज होती हैं। ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ एक्टिविटी, कैसा साइज है, मतलब कितने स्केल पे बिजनेस हमारा हो रहा है, तो लार्ज स्केल, स्मॉल
स्केल, ऑन द बेसिस ऑफ एरिया ऑफ ऑपरेशन। एरिया ऑफ ऑपरेशन के बेसिस पे देखा जाए तो फिर हमारा इंडस्ट्री जो है वो 3 टाइप से क्लासिफाइड है, रीजनल इंडस्ट्री, नेशनल इंडस्ट्री और मल्टीनेशनल इंडस्ट्रीज़। ठीक है, अब एक एक करके हम इन इंडस्ट्रीज़ को देख लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एक्टिविटीज़ को जो क्लासीफाई किया गया। ठीक है, तो पहला है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़ वो इंडस्ट्रीज़ होती हैं जो कि नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं नेचर से। नेचर से रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करना एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़ में आती हैं। ठीक है, रिसोर्सेज डिक्रीजेज व्हेन एक्सट्रैक्टेड, और जब हमारे नेचर से हम रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारे नेचर में जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वो तो फिर घटेंगे ही ना। तो ये सब हमारे एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़ में आ जाते हैं। इनका एग्जांपल है माइनिंग, फिशिंग, फार्मिंग, क्वेरिंग। ठीक है, तो ये सब हमारे एग्जांपल हैं एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़ के। अब अगला है हमारा जेनेटिक इंडस्ट्रीज़। जेनेटिक इंडस्ट्रीज़ में वो इंडस्ट्रीज़ आ जाती हैं जिसमें इन्वॉल्व ग्रोइंग मल्टीपल प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर प्रॉफिट, मतलब जो हम प्लांट्स और एनिमल्स को ग्रो कर रहे हैं किसके लिए, प्रॉफिट के लिए, तो वो जेनेटिक इंडस्ट्रीज़ में आ जाता है। जैसे पोल्ट्री फार्मिंग, फिश फार्मिंग, कैटल ब्रीडिंग, नर्सरीज, ये सब। ठीक है, थर्ड टाइप है हमारा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होते हैं जो रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करते हैं फिनिश गुड्स में, जो मैन्युफैक्चर करते हैं प्रोडक्ट्स को। ठीक है, जैसे शुगर इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। जैसे कॉटन से क्लोथ्स बन रहे हैं, तो कॉटन से क्लोथ कैसे बन रहा है, वो इंडस्ट्री में जाके प्रोसेस हो रहा है तभी, है ना। तो यही हमारे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में आ जाते हैं। फोर्थ है हमारा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में वो इंडस्ट्रीज आ जाती हैं जो बिल्ड करती हैं, जो बिल्ड स्ट्रक्चर्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनाती हैं, जैसे ब्रिजेस, बिल्डिंग, रोड्स, रेलवेज। तो ये सारी इंडस्ट्रीज़ हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ में आ जाती हैं। तो हमने देखा कि इंडस्ट्रीज़ बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एक्टिविटी के बेसिस पे देखें तो 4 टाइप्स की होती हैं, एक्सट्रैक्टिव, जेनेटिक, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़। ठीक है, तो बेसिकली इंडस्ट्री क्या होता है, इंडस्ट्री मीन्स एक्टिविटीज रिलेटेड टू एक्सट्रैक्टिंग, प्रोड्यूसिंग, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्टिंग और प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। ठीक है, तो इंडस्ट्री हमारा ये था। ठीक है, तो अब हमारा चेक के प्रोग्रेस भी दे रखा है जिसमें डिस्टिंग्विश बिटवीन बिजनेस एंड इंडस्ट्री। तो आप ये बता ही लोगे बिजनेस क्या होता है और इंडस्ट्री क्या होता है। इंडस्ट्री जो है हमारे बिजनेस का एक पार्ट है जिसमें हम गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं, और बिजनेस क्या होता है, सारे कह लो रिसोर्सेज को, अवेलेबल रिसोर्सेज को एक ऐसे इफिशियंट तरीके से यूटिलाइज़ करना। देखो हमने यहाँ पढ़ा था ना, रिसोर्सेज को इतने इफिशियंट तरीके से यूटिलाइज़ करना, प्लान्ड वे में ऑर्गेनाइज करना जिससे हम प्रॉफिट अर्न कर सकें। ठीक है, तो ये हमारा बिजनेस होता है। और इंडस्ट्री हमने अभी देखा। मिसिंग टेक्स्ट इनसाइड द नंबर बॉक्स, ये हम शुरू से अभी पढ़ते आ रहे हैं, तो इसको देख लेते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज़ 2 तरीके की होती है, एक नॉन इकोनॉमिक और एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। ठीक है, SINESS, बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट, प्रोफेशन, बिजनेस। अब बिजनेस को हम नीचे क्लासीफाई कर रहे थे, एक इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। इंडस्ट्री एक क्लासिफिकेशन हो गया हमारा, और दूसरा कॉमर्स। फिर इंडस्ट्री को हमने 4 में डिवाइड किया था, एक एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, फिर एक जेनेटिक, एक्सट्रैक्टिव, जेनेटिक, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन। एक्सट्रैक्शन, जेनेटिक, और इंडस्ट्री को फर्दर क्लासीफाई किया गया है एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्री, जेनेटिक इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। ठीक है, तो ये हमारा फ्लो चार्ट कंप्लीट हुआ। अब नीचे कुछ एक्टिविटीज़ दी गई हैं जिसे हमें कैटेगराइज करना है कि वो कौन से टाइप ऑफ इंडस्ट्री में फॉल करता है। हाँ, तो हमने इतने डिटेल में पढ़ा है अभी, तो आप ये जो चेक योर प्रोग्रेस बी का जो 3rd क्वेश्चन है ये आप खुद अटेंड करेंगे। ठीक है, कि मतलब कौन से टाइप ऑफ इंडस्ट्री में ये फॉल करता है, एक्सट्रैक्टिव, जेनेटिक, मैन्युफैक्चरिंग या कंस्ट्रक्शन में आता है। ठीक है, तो ये आप खुद ट्राई करेंगे। हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर कि कॉमर्स क्या होता है। अब देखो कॉमर्स क्या होता है, मीन्स ऑल द एक्टिविटीज दैट हेल्प्स इन द बाइंग एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू सेलर। देखो कॉमर्स में क्या क्या एक्टिविटीज आती हैं, जो कि एक्टिविटीज हेल्प करती हैं बाइंग, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर्स तक। कंज्यूमर से, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर्स तक पहुंचने में जो एक्टिविटीज आती हैं, जैसे परचेज करना, सेल करना, उन गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करना कंज्यूमर्स तक, ठीक है, ताकि वो उसे फाइनली यूज़ कर पाएँ। ठीक है, तो वो हमारा कॉमर्स में आता है। ठीक है, एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, अ फैक्ट्री मेक्स क्लोथ्स बट कॉमर्स हेल्प्स दोज क्लोथ्स रीच कस्टमर्स थ्रू होलसेलर्स, रिटेलर्स, ट्रांसपोर्ट, एडवर्टीजमेंट। अब देखो एक फैक्ट्री थी जो कपड़े बना रही है, ठीक है, बट कॉमर्स जो है वो हेल्प कर रहा है उन बने हुए कपड़ों को जो फैक्ट्रीज में बने हैं उनको कस्टमर्स तक पहुंचने में हेल्प कर रहा है। अब वो कॉमर्स में क्या क्या चीज़ें, होलसेलर्स के थ्रू या रिटेलर्स के थ्रू या ट्रांसपोर्ट के थ्रू या एडवर्टीजमेंट के थ्रू हम कस्टमर्स तक पहुंच रहे हैं, राइट। तो ये हमारा कॉमर्स के अंडर आता है। ऑल द एक्टिविटीज विच एस्टैब्लिश अ लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड ऑफ गुड्स एंड कंज्यूमर्स ऑफ दीज गुड्स मेंटेन अ स्मूथ एंड अनइंटरप्टेड फ्लो ऑफ गुड्स बिटवीन देम
कम्स अंडर कॉमर्स। देखो सारी एक्टिविटीज जो कि प्रोड्यूसर ऑफ गुड और कंज्यूमर ऑफ दीज गुड्स के बीच में लिंक क्रिएट कर रही हैं, जैसे कि इनको मेंटेन अ स्मूथ और अनइंटरप्टेड फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो जैसे गुड्स और सर्विसेज को अनइंटरप्टेड मतलब लगातार हम ये गुड्स और सर्विसेज ईजिली प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, कस्टमर्स तक पहुंचा पा रहे हैं, तो ये सारी एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो कॉमर्स के अंदर आ जाती हैं। ठीक है, जो एक्टिविटीज़ इसको फैसिलिटेट करती हैं या फिर कह लो स्मूथली होने देती हैं ऐसा। अ स्मूथ एंड अनइंटरप्टेड फ्लो प्रोड्यूसर्स इज द बेस्टेस्ट विथ मैनी बैरियर्स एंड हिंड्रेंस। ठीक है, बी सेट इज बी सेट विथ मैनी हिंड्रेंस। और देखो भाई बहुत सारी रुकावटें और बैरियर्स आती हैं इस काम में। ठीक है, अब वही हमें पढ़ना है यहाँ कि कॉमर्स उन बैरियर्स को कैसे कह लो इंश्योर करता है और कैसे उनसे टैकल करता है। कॉमर्स इंश्योर्स दैट गुड्स आर अवेलेबल। कॉमर्स क्या इंश्योर करता है? कॉमर्स इंश्योर करता है कि हमारे गुड्स अवेलेबल हैं सही प्लेस पे। ठीक है, राइट प्लेस राइट टाइम, सही समय पे पहुंच गए हैं। ऐसा नहीं कि कस्टमर को नीड अभी है और हम 2 महीने बाद उसको गुड्स डिलीवर कर रहे हैं, नहीं। इन द राइट क्वांटिटी, उसे कस्टमर्स को चाहिए 50 क्वांटिटी और हम 200 उसके यहाँ पहुंचा दे रहे हैं, नहीं। एट द राइट प्राइस, सही प्राइस पे सही क्वांटिटी सही टाइम सही प्लेस पे पहुंचाना कॉमर्स का काम है। ठीक है, अब देखो इन सच अ केस अनलेस द प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स आइडेंटिफाई ईच अदर देयर इज नो स्कोप ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन देम। ठीक है, मतलब जैसे आप देखो प्रोड्यूसर्स ने गुड प्रोड्यूस किया, बट अगर हमने गुड्स प्रोड्यूस कर दिया और हम बैठे हुए हैं कि कस्टमर्स आएंगे हमसे परचेज करेंगे, भाई कैसे आएंगे? हमने क्या बनाया है, हमारा बिजनेस किस चीज़ का है, कस्टमर्स को कैसे पता है ना? तो उन तक पहुंचाने के लिए हमें मार्केट में उतरना ही पड़ेगा अपने गुड्स को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए। जब तक हमारे प्रोड्यूसर्स और कस्टमर्स एक दूसरे को नहीं जानते हैं, ना मिलते हैं एक दूसरे से, तब तक एक्सचेंज का कोई स्कोप ही नहीं है। और इसी प्रॉब्लम को कहते हैं हिंड्रेंस ऑफ पर्सन। ठीक है, हम एक दूसरे को अभी नहीं जान रहे हैं, हमारे बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। सिमिलरली फॉर बाइंग अ प्रोडक्ट और कंज्यूमर शुड हैव द नॉलेज अबाउट एग्जिस्टेंस ऑफ द प्रोडक्ट, इट्स फीचर्स, देयर इज अ नीड ऑफ टू प्रोवाइड सच इन्फॉर्मेशन टू कंज्यूमर। दिस इज नोन एज हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज। अब देखो, अब ये जो हिंड्रेंस ऑफ पर्सन है उसकी वजह से क्या हुआ कि कस्टमर्स को हमारे प्रोडक्ट के बारे में पता ही नहीं है कि हमारा प्रोडक्ट है भी, एग्जिस्ट भी करता है। ठीक है, उसके फीचर्स क्या क्या हैं। तो इस लैक और इस कमी को हम कहते हैं हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज। ठीक है, कमी है किस चीज़ की? नॉलेज की कमी है कस्टमर्स को, इन्फॉर्मेशन नहीं है उनको हमारे प्रोडक्ट्स की। ठीक है, फिर आता है द हिंड्रेंस ऑफ टाइम अराइजेज आउट ऑफ टाइम गैप बिटवीन द टाइम ऑफ प्रोडक्शन एंड द टाइम ऑफ कंजम्पशन। अब देखो हिंड्रेंस ऑफ टाइम कब आता है? जब जैसे हमने प्रोडक्शन कर दिया गुड्स का और अभी डिमांड है मार्केट में, बट हमारे गुड्स जो हैं वो कस्टमर्स तक पहुंचने में ट्रांसपोर्टेशन में ही 2 महीना लग गया, नहीं। तो यही जो गैप है, टाइम गैप है बिटवीन टाइम ऑफ प्रोडक्शन टाइम ऑफ कंजम्पशन, इसी को हम हिंड्रेंस ऑफ टाइम कहते हैं। मतलब ये भी एक रुकावट है, किसकी? टाइम की रुकावट। ठीक है, हिंड्रेंस ऑफ टाइम। इन मैनी केसेस गुड्स आर प्रोड्यूस एट वन प्लेस वाइल दे आर कंज्यूम्ड एट अनदर प्लेस। सही बात है, अब ऐसा नहीं है ना कि कोई गुड्स यहीं प्रोड्यूस हुआ और यहीं कंज्यूम होगा, नहीं। ऐसा भी होता है मोस्टली कि एक स्टेट में प्रोड्यूस हो रहा है और दूसरे स्टेट में जाके वो कंज्यूम हो रहा है। तो सही टाइम पे कस्टमर्स तक पहुंचाने का काम कॉमर्स का होता है और सही समय पे। ठीक है, दिस गिव राइज टू द हिंड्रेंस ऑफ प्लेस। अब देखो वही बात है कि जैसे जो हमारा प्रोडक्शन और कंजम्पशन का जो प्लेस है वो एक जगह नहीं हो सकता, राइट। तो गुड्स को हमें कैरी करना है प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से प्लेस ऑफ कंजम्पशन तक, और यही हमारा एक और हिंड्रेंस मतलब प्रॉब्लम आता है हिंड्रेंस ऑफ प्लेस का, कि मतलब एक जगह पे ही हमारा प्रोडक्शन और कंजम्पशन नहीं हो रहा है, वो अलग अलग जगहों पे भी हो सकता है। ठीक है, तो ये भी एक हमारा हिंड्रेंस है, हिंड्रेंस ऑफ प्लेस। तो कॉमर्स इन्हीं सब हिंड्रेंस को एलिमिनेट करता है, मतलब सॉल्व करता है। ठीक है, एलिमिनेट्स ऑल दिस हिंड्रेंस एंड फैसिलिटेट्स द एक्सचेंज ऑफ गुड्स बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स। और इन्हीं हिंड्रेंस और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके कॉमर्स हमारी गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूमर्स तक पहुंचाता है। ठीक है, तो बैरियर्स कौन कौन से कॉमर्स ने रिमूव किए? एक पर्सनल बैरियर। ठीक है, पर्सनल बैरियर मतलब बायर और सेलर को कनेक्ट करता है। नॉलेज बैरियर मतलब प्रोडक्ट का नॉलेज और एडवर्टीजमेंट के थ्रू कस्टमर्स तक पहुंचाता है। तीसरा टाइम बैरियर मतलब कि गुड्स को स्टोर करके रखता है जब तक नीड ना हो। ठीक है, या फिर गुड्स को स्टोर करके रखा अपने पास, जब नीड आई तब हमने मार्केट में अपने गुड्स को उतार दिया। ऐसा नहीं कि नीड आने पे अभी हम प्रोड्यूसर्स के पास से गुड्स मंगवा रहे हैं, नहीं, तब हमें कस्टमर्स को सप्लाई करने में टाइम लग जाएगा। फोर्थ है प्लेस बैरियर। ठीक, प्लेस बैरियर मतलब ट्रांसपोर्ट गुड्स टू डिफरेंट लोकेशन, मतलब बहुत दूर दूर पे हमारे गुड्स पहुंच रहे हैं, कंज्यूम हो रहे हैं, तो वहां तक गुड्स को अपना टाइमली पहुंचाना कॉमर्स देखता है। ठीक है, तो अब देखो कॉमर्स की एक्टिविटीज को भी हम फर्दर 2 पार्ट्स में क्लासीफाई कर रहे हैं। एक है ट्रेड, एक एड्स टू ट्रेड। ट्रेड मतलब एक्टिविटीज ऑफ परचेज एंड सेल। एक्टिविटीज ऑफ परचेज एंड सेल को हम कहते हैं ट्रेड।
आप लोग भी कहोगे कि इस चैप्टर में कितना फर्दर क्लासिफिकेशन है ना। इसीलिए ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर, ये यूनिट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है और बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस चैप्टर से, ठीक है। ट्रेड क्या होता है? एक्टिविटीज ऑफ परचेज एंड सेल्स को हम ट्रेड कहते हैं। और एक्टिविटीज ऑफ एड्स टू ट्रेड क्या होते हैं? वो एक्टिविटीज जो कि स्मूथ गुड्स को फ्लो करवा रही हैं कंज्यूमर्स तक, ठीक है। मतलब बीच में कोई रुकावट नहीं आ रही, जैसे ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, एडवर्टाइजमेंट, कम्युनिकेशन, ये सारी एग्जाम्पल जो थे वो एड्स टू ट्रेड के हैं, ठीक है। और ट्रेड में परचेज एंड सेल आता है एक्टिविटी, ठीक है। एक्टिविटीज ऑफ परचेज एंड सेल आता है। आप देख लेते हैं कि करके ट्रेड को और फिर एड्स टू ट्रेड को, फिर उसके बाद एक टॉपिक और रह जाएगा, फिर ये यूनिट हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। देखो ट्रेड क्या होता है? ट्रेड मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू अर्न प्रॉफिट। मतलब बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो रहा है किस लिए? प्रॉफिट अर्न करने के लिए, ठीक है। हमारा मोटिव क्या है? प्रॉफिट अर्न करना। कैसे? बाइंग और सेलिंग करके गुड्स और सर्विसेज का। तो ये ट्रेड था हमारा। अब जो पर्सन इस ट्रेड में इन्वॉल्व होते हैं उसे हम ट्रेडर कहते हैं या फिर मिडल मैन कहते हैं, ठीक है। और कह लो कि वेरियस ट्रेडर ऑपरेट बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड कस्टमर्स, रिमूव द हिंड्रेंस ऑफ पर्सन, ठीक है। मतलब प्रोड्यूसर से कस्टमर तक पहुंचने तक के बीच में बहुत सारे ट्रेडर्स इन्वॉल्व होते हैं जो कि हमारे हिंड्रेंस ऑफ पर्सन को रिमूव करते हैं, मतलब इस बैरियर को रिमूव करते हैं। अब ट्रेड को भी फर्दर क्लासीफाई किया गया है 2 पार्ट्स में, इंटरनल ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड जो है आप नाम से समझ पा रहे हो, विद इन कंट्री जितना ट्रेड हो रहा है, तो विद इन ट्रेड दैट टेक प्लेस इनसाइड कंट्री, कंट्री के अंदर जितना ट्रेड हो रहा है। तो अब इंटरनल ट्रेड भी फर्दर 2 टाइप्स में क्लासिफाइड है, होलसेल, रिटेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड वो ट्रेडर्स होते हैं जो कि गुड्स और सर्विसेज को लार्ज क्वांटिटीज में परचेज करते हैं, जैसे, और ये काम होलसेलर करते हैं, ठीक है। जो ये होलसेल वाला काम करते हैं, होलसेल ट्रेड करते हैं, उन्हें हम होलसेलर कहते हैं। अ होलसेलर बाइज 1000 नोटबुक्स फ्रॉम अ फैक्ट्री एंड सेल देम टू रिटेलर। अभी होलसेलर क्या करेगा? 1000 नोटबुक परचेज किया फैक्ट्री से, अब वो ले जाके रिटेलर्स को दे देगा, छोटे छोटे दुकानों पे बांट देगा, ठीक है। 50 नोटबुक, 100 नोटबुक, जैसे जैसा रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है। अब रिटेल ट्रेड बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन स्मॉल क्वांटिटीज टू कंज्यूमर्स। मतलब कस्टमर्स को जो सेल करते हैं, जो छोटे छोटे शॉप्स हमारे सोसाइटी में, कॉलोनी वगैरह में खुले रहते हैं, वो रिटेल ट्रेड होते हैं, ठीक है। मतलब छोटे छोटे शॉपकीपर्स होते हैं, और पर्सन रिटेल ट्रेड करता है उसे हम रिटेलर कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल है स्टेशनरी शॉप सेलिंग नोटबुक्स टू स्टूडेंट्स, स्टेशनरी शॉप हो गया, ठीक है। ये सब राशन का दुकान हो गया छोटा सा, तो ये सब हमारे रिटेल ट्रेड होते हैं, जो कि हमारे किसके अंडर थे? इंटरनल ट्रेड के अंदर थे, विद इन कंट्री, ठीक है। इनसाइड कंट्री जो ट्रेड हो रहा है। अब अगला ट्रेड का हमारा क्लासिफिकेशन है एक्सटर्नल ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड मतलब ट्रेड टेक्स प्लेस बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज। जब ट्रेड जो हमारा 2 या 2 से ज़्यादा कंट्रीज के बीच में हो रहा है तो वो एक्सटर्नल ट्रेड होता है। बिटवीन कंट्रीज समझ रहे हो आप? मतलब कंट्रीज इन्वॉल्व हैं। एक्सटर्नल ट्रेड को हम फॉरेन ट्रेड भी कहते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड भी कहते हैं, ठीक है। व्हेन द ट्रेड टेक प्लेस अक्रॉस द बाउंड्रीज ऑफ कंट्री, जब बाउंड्रीज को पार कर जाए कंट्री के तो हम उसको एक्सटर्नल ट्रेड कहते हैं। इन अदर वर्ड एक्सटर्नल ट्रेड रेफर्स टू द ट्रेड बिटवीन नेशंस, मतलब नेशंस के बीच में, कंट्रीज के बीच में ट्रेड होता है, उसे एक्सटर्नल ट्रेड कहते हैं। एक्सटर्नल ट्रेड भी फर्दर 3 पार्ट्स में क्लासिफाइड है भाई साहब। इंपोर्ट ट्रेड, एक्सपोर्ट ट्रेड, री एक्सपोर्ट ट्रेड। इंपोर्ट ट्रेड आप समझ रहे हो, बाहर से जो हम अपने देश में गुड्स मंगवाते हैं वो इंपोर्ट ट्रेड हुआ। एक्सपोर्ट ट्रेड मतलब हम यहाँ इंडिया से कोई चीज़ एक्सपोर्ट कर रहे हैं दूसरी कंट्री में, तो वो एक्सपोर्ट ट्रेड हुआ। री एक्सपोर्ट ट्रेड मतलब इम्पोर्टिंग गुड्स फ्रॉम वन कंट्री एंड एक्सपोर्टिंग टू देम टू अनदर कंट्री। अच्छा, मतलब जैसे हम मिडल मैन की तरह काम कर गए यहाँ पे, जैसे हमने रशिया से ऑर्डर लिया है किसी चीज़ का, ठीक, और वो चीज़ हमारे यहाँ अवेलेबल नहीं है, तो हम बाहर से खुद के पास मंगवा के रशिया को वो चीज़ डिलीवर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हुआ री एक्सपोर्ट ट्रेड। मतलब देखो, इंपोर्टिंग गुड्स फ्रॉम वन कंट्री, हम गुड्स इंपोर्ट कर रहे हैं एक कंट्री से, फिर उन गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं दूसरी कंट्री को, तो ये हुआ हमारा री एक्सपोर्ट ट्रेड। इसी को हम एंट्री पोर्ट ट्रेड भी कहते हैं। ये भी एग्जाम में पूछता है एंट्री पोर्ट ट्रेड क्या होता है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन दे देगा आपको, तो आपको एंट्री पोर्ट ट्रेड आना चाहिए कि मतलब हमने बाहर से गुड इंपोर्ट किया और उन गुड्स को फिर दूसरी किसी कंट्री में एक्सपोर्ट कर दिया, ठीक है। तो ये री एक्सपोर्ट ट्रेड होता है, एंट्री पोर्ट ट्रेड भी कहते हैं, ठीक है। अब ये री एक्सपोर्ट ट्रेड उन कंट्रीज द्वारा किया जाता है जिनके पास पोर्ट्स होते हैं, जैसे हमारे पास गोवा, मुंबई साइड है ना पोर्ट्स, तो वो पोर्ट्स जिनके पास होते हैं वो कर पाते हैं, ठीक है। दैट आर कन्वीनियंटली सिचुएटेड टू अ सर्वर एज डिस्ट्रीब्यूटिंग पॉइंट्स ऑफ नेबरिंग कंट्रीज। या फिर हम कुछ कंट्रीज के बीच में आ रहे हैं, जैसे मान लो एक कंट्री यहाँ है, ठीक है, थोड़ी दूर है, एक कंट्री यहाँ है और हमारा इंडिया यहाँ पे है, ठीक है, हमारा इंडिया यहाँ पे है और कुछ कंट्रीज़ यहाँ हैं जो कि मार्केट प्रोडक्शन जहाँ बहुत ज़्यादा होती है, तो इन कंट्रीज से गुड उठा के हम इंडिया में लाए और इंडिया से फिर हमने एक्सपोर्ट कर दिया इन कंट्रीज़ को, तो हमने यहाँ क्या किया? री एक्सपोर्ट ट्रेड किया, ठीक है। इन कंट्रीज़ में ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा था, उन कंट्रीज से अपने पास गुड्स लाए और उन कंट्रीज़ को दे दिए जहाँ रिक्वायरमेंट थी, ठीक है। तो एक कह लो कि हम
ऐसे जगह पे भी लोकेटेड हैं, सिचुएटेड हैं जहां हम डिस्ट्रीब्यूटिंग पॉइंट पे हैं, कह लो एक तरीके से, ठीक है। सच कंट्रीज इंपोर्ट लार्ज क्वांटिटीज ऑफ गुड्स एंड री एक्सपोर्ट द सेम टू नेबरिंग कंट्रीज। मतलब हम ज़्यादा क्वांटिटी में मंगवाएंगे ना, क्योंकि हमें दूसरी कंट्री को भेजना है, किसी पर्सन को नहीं भेजना है कि हमने 10 क्वांटिटी 10 यूनिट 10-20 यूनिट मंगवाया, ठीक है। हम लार्ज क्वांटिटी में गुड्स मंगवाएंगे और लार्ज क्वांटिटी में ही गुड्स को एक्सपोर्ट कर देंगे। तो ये था हमारा ट्रेड का क्लासिफिकेशन, इंटरनल एक्सटर्नल। इंटरनल में हमने देखा होलसेलर रिटेलर, एक्सटर्नल में हमने देखा इंपोर्ट एक्सपोर्ट और री एक्सपोर्ट। अब आते हैं एड्स टू ट्रेड। एड्स टू ट्रेड मतलब वो एक्टिविटीज़ जो कि हेल्प करती हैं गुड्स को स्मूथली और सेफली कंज्यूमर्स तक पहुंचने में। अब ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि गुड्स को कंज्यूमर्स तक ईजिली और सेफली पहुंचने में हेल्पफुल होती हैं? ट्रांसपोर्टेशन, भाई गुड्स को मूव करने के लिए कुछ तो चाहिए होगा, मतलब जैसे हम एयरवेज से पहुंचा रहे हैं, रोडवेज से पहुंचा रहे हैं, कि रेलवेज के थ्रू पहुंचा रहे हैं, ठीक है, वाटरवेज के थ्रू पहुंचा रहे हैं। तो गुड्स को मूव करना फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है। जैसे ट्रक कैरी गुड्स फ्रॉम फैक्ट्रीज टू शॉप्स, ट्रक्स भर के हमने अपना सामान लोड करके वो कर दिया, डिस्पैच कर दिया यहाँ से, ठीक है। तो गुड्स यहाँ से चले गए, शॉप्स तक वो पहुंच जाएंगे। तो वही चीज़ है। लैंड ट्रांसपोर्टेशन में रोड रेल आता है, एयर में एरोप्लेन, वाटर ट्रांसपोर्टेशन में बोट और शिप्स आते हैं। वेयर हाउसिंग क्या होता है? गुड्स को सेफली स्टोर करके रखना जब तक गुड्स की नीड ना आए, तो स्टोरेज कह लो, है ना, तो उसे वेयर हाउसिंग कहते हैं। जैसे राइस और वीट को स्टोर करके रखा है हमने गोडाउन में बिफोर सेल, ठीक है, सेल से पहले जो हम स्टोर करके रखते हैं। इंश्योरेंस मतलब प्रोटेक्ट बिजनेसेस फ्रॉम लॉसेज ड्यू टू फायर, थेफ्ट, एक्सीडेंट्स। इंश्योरेंस जो है वो बिजनेसेस को प्रोटेक्ट करता है जो फ्यूचर में होने वाले लॉसेज हैं, जैसे आग लग गई, चोरी हो गई या फिर कोई एक्सीडेंट हो गया ऐसा, तो इंश्योरेंस किसी भी फर्म को लेके रखना चाहिए, ठीक है। इंश्योरेंस कंपनसेट इफ द गुड्स डैमेज ड्यू टू ट्रांसपोर्ट, और इंश्योरेंस में हमें कंपनसेशन मिल जाता है अगर गुड्स जो है हमारे ट्रांसपोर्ट के दौरान अगर डैमेज हो गए तो। एडवर्टीजमेंट फोर्थ हमारा एड्स टू ट्रेड है कि एडवर्टीजमेंट के थ्रू हम इंफॉर्मेशन कस्टमर्स तक, कंज्यूमर्स तक ईजिली अपने प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन हम पहुंचा सकते हैं, जिससे हमारा नॉलेज ऑफ हिंड्रेंस हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ठीक है, ठीक है। एग्जाम्पल है टीवी, न्यूज़पेपर और सोशल मीडिया के थ्रू जो हम एडवर्टीजमेंट करते हैं, तो वो हमारा एड्स टू ट्रेड का फोर्थ पॉइंट था। बैंकिंग जो है वो मनी प्रोवाइड करता है, लोन प्रोवाइड करता है, ठीक है, पेमेंट सर्विसेज बिजनेसेस को प्रोवाइड करता है, ठीक है। एग्जाम्पल है इसका, बिजनेस टेक्स बैंक लोन टू एक्सपैंड इट्स ऑपरेशन। बिजनेस ने लोन लिया है अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, तो एक बैंकिंग फैसिलिटी है जो प्रोवाइड कर रही है, एड्स टू ट्रेड में हेल्प कर रही है, मतलब ट्रेड को स्मूथली और ईजिली होने में हेल्प कर रही है। अब जैसे देखो ये एड्स टू ट्रेड जो है कॉमर्स के किन किन बैरियर को सॉल्व कर रहे हैं, जैसे यहाँ देख लेते हैं हम। देखो ट्रांसपोर्टेशन से क्या हो रहा है? एलिमिनेट्स द हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, मतलब जैसे जहाँ गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वहाँ से कस्टमर्स तक, कंज्यूमर्स तक उठा के पहुँचाना, ये हिंड्रेंस ऑफ प्लेस को रिमूव कर रहा है, ठीक है। वेयर हाउसिंग गुड्स को स्टोर करके रख रहा है, ठीक है, तो ये कौन से हिंड्रेंस को रिमूव कर रहा है? हिंड्रेंस ऑफ टाइम को, ठीक है। हमने स्टोर करके रखा गुड और जब रिक्वायरमेंट हुई तब हमने मार्केट में सप्लाई कर दिया। इंश्योरेंस जो है वो हिंड्रेंस ऑफ रिस्क को एलिमिनेट कर रहा है, मतलब जो भी हमें रिस्क होने वाला था इन फ्यूचर उसको कंपनसेट कर रहा है, ठीक है, उसको एलिमिनेट कर रहा है। एडवर्टीजमेंट जो है वो हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज को, यहाँ होगा, हाँ, हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज को एलिमिनेट कर रहा है, क्योंकि इससे कस्टमर्स को हमारे प्रोडक्ट की अवेबिलिटी की, फीचर्स की, बेनिफिट्स की नॉलेज होती है और वो उससे हमारा कह लो सेल्स बढ़ेगा और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ होगा। बैंकिंग जो है हमारे कौन से हिंड्रेंस को सॉल्व कर रहा है? हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस को रिमूव कर रहा है, ठीक है, एंड क्रेडिट को, क्योंकि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कस्टमर्स के पास आज के टाइम पे बहुत सारे मोड ऑफ पेमेंट्स अवेलेबल हैं, ठीक है, जिससे वो इजीली पेमेंट कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस के पास बहुत सारे फैसिलिटीज़ हैं ताकि वो अगर पैसे नहीं है तो लोन ले लें, ठीक है, तो बहुत सारा ईज क्रिएट हुआ है जिससे हमने ये सब हिंड्रेंसेस को रिमूव किया है। तो इसके बाद खत्म होता है हमारा ये टॉपिक कॉमर्स यहीं पे। अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे जो है MSME, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। MSME जो होता है वो स्टैंड्स फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। उसका फुल फॉर्म ये है, दीज स्मॉल बिजनेसेस इन्वॉल्व मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। ये छोटे छोटे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो कि गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे होते हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन छोटे बिजनेसेस को सपोर्ट कर रही होती हैं। कैसे? लोन्स प्रोवाइड कर रही होती हैं, सब्सिडीज दे रही होती हैं या फिर कुछ जैसे स्कीम्स के थ्रू बेनिफिट्स दे रही होती हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ क्लासिफिकेशन दे रखा है कि कौन सी इंडस्ट्री कैसे पता चलेगा माइक्रो है कि स्मॉल है कि मीडियम एंटरप्राइज में फॉल करेगी, तो यहाँ दे रखा है। देखो इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी जो है माइक्रो में 25 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। 25 लाख से ज़्यादा अगर इन्वेस्टमेंट है प्लांट मशीनरी में तो वो माइक्रो में नहीं आएगा। 25 लाख से ज़्यादा और 5 करोड़ के बीच में है तो वो स्मॉल एंटरप्राइज में फॉल करेगा। प्लांट और मशीनरी में इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। और अगर इन्वेस्टमेंट इन प्लांट मशीनरी हमारा 5 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में लाई कर रहा है तो वो मीडियम एंटरप्राइज है, ठीक है। वैसे ही इन्वेस्टमेंट इन इक्विपमेंट्स में अगर हम देखें जो हमारे टूल्स वगैरह होते हैं उसमें देखें तो उसमें अगर हमारा 10 लाख तक का खर्चा है, ठीक है, नॉट एक्सीडिंग 10 लाख, 10 लाख से ज़्यादा नहीं, 10 लाख तक अगर है खर्चा तो वो माइक्रो में आएगा। और अगर 10 लाख से ज़्यादा और 2 करोड़ तक हमारा खर्चा है तो उसमें
स्मॉल में आएगा, स्मॉल एंटरप्राइजेज में। और अगर 2 करोड़ से ज़्यादा है बट 5 करोड़ तक है, अप टू 5 करोड़ है, 5 करोड़ से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, ठीक है। 2 करोड़ से 5 करोड़ तक के बीच में है तो वो मीडियम एंटरप्राइज में फॉल करेगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट के इस गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही हम इंडस्ट्रीज़ को क्लासीफाई करते हैं कि वो माइक्रो है कि मीडियम है कि स्मॉल एंटरप्राइज में फॉल करती है, ठीक है। थोड़ा सा और रह गया कि MSME में रजिस्ट्रेशन करवाने के फ़ायदे क्या हैं, ठीक है। गवर्नमेंट से कुछ बेनिफिट्स हमें मिल जाते हैं, जैसे कि ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ लोन, हमें लोन ईजिली मिल जाता है। गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट प्रायोरिटी, लो इंटरेस्ट ओवरड्राफ्ट, कंसेशनल इलेक्ट्रिसिटी मतलब कुछ छूट मिल जाती है इलेक्ट्रिसिटी में। रिबेट इन टैक्सेस में कुछ छूट मिल जाता है, 50% डिस्काउंट मिल जाता है, ठीक है। MSME कॉन्सिलेशन सेंटर्स का भी बेनिफिट हमें मिल जाता है, ठीक है। तो ये सब बेनिफिट्स थे हमारे MSME में रजिस्ट्रेशन के। और MSME की तरफ से एक सर्टिफिकेट इशू किया जाता है, ठीक है, जो कि एक प्रूफ है कि हमारा फर्म MSME में लाई करता है, ठीक है। तो वो सर्टिफिकेट इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए। हाँ, तो ये बेनिफिट्स हमें मिलते हैं अगर हमारा फर्म इन जो लिमिट्स दिया गया उसके बीच में लाई कर रहा है, तो वो माइक्रो है, मीडियम है कि स्मॉल है, ये हम यहाँ से ईजिली पता कर सकते हैं। और उसके बेनिफिट्स भी हमने देख लिए, ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ ख़त्म होता है हमारा यूनिट 1 यहाँ पे, और जो कि बहुत ही लेंथी था बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। तो आप ये यूनिट बिल्कुल भी स्किप करके नहीं जाएंगे, ठीक है। सारे टॉपिक्स को बहुत ही ध्यान से पढ़ना। तो इसी टॉपिक के साथ खत्म होता है हमारा यूनिट 1 यहीं पे। सो आई होप कि आपको आज के सारे टॉपिक्स क्लियर हुए होंगे, और अगर आपको मेरा पढ़ाई हुआ थोड़ा भी अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे साथ फर्दर ऐसे पढ़ते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।